यहाँ दोस्तों आप सभी छात्र छात्राओं के लिए हम फिर से लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के देखते हुए सेट किया गया है। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आपको सीधे परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे 2 फरवरी 2023 के दिन। तो जितने भी छात्र छात्रा इस वर्ष बिहार बोर्ड से इंटर की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं वे सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। चलिए तो दोस्तों हम बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। सब्जेक्ट फिजिक्स के इंपोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों समय को बिना व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको सीधे लेकर चलते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। तो यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे कि एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो आप लोग आराम से इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहां से काफी सारे प्रश्न आपको सीधे परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ये आपको बताना है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना बगल में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है कि जब प्रकाश की जो है एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है, ठीक है, तो दोस्तों इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे, अगर आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए। जैसे ही दोस्तों प्रकाश की एक किरण, ठीक है, ग्लास स्लेब में प्रवेश करेगी तो दोस्तों इसका जो तरंगदैर्घ्य है ये दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे घटेगा। क्या होगा? घटेगा, यानी कि दोस्तों घटता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपको दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य जो है घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए बहुत सारे बच्चे तो ये प्रश्न को देखेंगे और ऑप्शन में टिक लगा देंगे। यहाँ पे नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और यहां पर दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ये आप लोग पहले जान लीजिए। इसका दोस्तों राइट आंसर f/2 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे होंगे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, यहां पे दोस्तों देखिए f/2 जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों देखिए कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो f/2 कैसे आएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। यहां पर दोस्तों आप लोग इसी प्रश्न में देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो दो आपको अभिसारी लेंस दिया गया है, यानी कि दोस्तों दो आपको उत्तल लेंस दिया गया है। और जैसे दोस्तों दो उत्तल लेंस है मतलब कि दोस्तों दोनों का जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, यहां से पता चल गया ये। और इसी प्रश्न में थोड़ा और देखिएगा तो आपको यहां पर दोस्तों दो जो है दोनों यानी कि अभिसारी लेंस का जो फोकस दूरी दिया गया है ये समान है। कहे तो दोस्तों मतलब जो पहला फोकस दूरी है ये भी f के बराबर है और दूसरा फोकस दूरी जो आपको दिया गया ये भी दोस्तों f ही के बराबर है। तो अब दोस्तों आपको बताना है कि संयोग की जो फोकस दूरी है ये क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो यहां से दोस्तों आपको पता चल गया कि f1 का भी मान क्या है, f है, और f2 का भी मान क्या है, f है। ठीक है, और दोनों दोस्तों क्या हो जाएंगे, देखिए उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव, अभी सारी मतलब उत्तल है ना, तो दोनों पॉजिटिव में हो जाएंगे। ठीक है, तो f1 बराबर क्या हो गया f और f2 बराबर क्या हो गया f। चलिए अब दोस्तों हम इसे आगे सोल्व करते हैं। तो क्या आपको ज्ञात करना है, संयोग की फोकस दूरी यानी कि दोस्तों आपको 1/f इक्विवेलेंस निकालना है। इक्यू लिख देते हैं तो बराबर क्या हो जाएंगे 1/f1। तो f1 का मान क्या है दोस्तों f ही है, प्लस देंगे फिर 1/f2। तो f2 का मान दोस्तों क्या है f ही है। ठीक है, चलिए अब इसे भिन्न का जोड़ कर लीजिए। आप लोगों को आता होगा, भिन्न का जोड़ आता है, बढ़िया से आता है, आप लोग इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे वाला एलसीएम क्या हो जाएगा f हो जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा ऊपर वाला, तो क्या आ जाएगा तो 2/f। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखिए 1/f इक्यू बराबर आया है आपको 2/f। तो यहां पर दोस्तों हम इस प्रश्न में कहां तक पहुंच चुके हैं, तो यहां पे देखिए 1/eq बराबर हम पहुंच चुके हैं 2/c। ठीक है, अब देखिए आपको इसका मान बताना है ना, मतलब संयोग की फोकस दूरी बताना है, यानी कि दोस्तों f इक्यू बराबर क्या हो जाएंगे, तो यहां पे दोस्तों आपको आ जाएंगे c/2। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इस प्रश्न का जो सोल्यूशन है वो इस प्रकार से होगा और प्रश्न नंबर 2 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो आप लोग उसे इजीली चुटकियों में जो है सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएंगे। बढ़ते आगे, यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बूस्टर का नियम है। कितना आसान प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है और आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे एक एक प्रश्न आपके परीक्षा को देखते हुए सेट किया गया है। कहे तो काफी सारे प्रश्न आपको सीधे यहाँ से परीक्षा हॉल में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न है कि बूस्टर का नियम है, किसको नहीं मालूम है दोस्तों? बच्चा बच्चा को मालूम है कि बूस्टर का नियम दोस्तों होता है म्यू बराबर 10 IP। ठीक है, क्या होता है? तो म्यू बराबर 10 IP। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बूस्टर का नियम क्या है? तो म्यू बराबर 10 IP। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और एक बात दोस्तों आप लोग और नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो पी दिया गया है ना, पी की जगह पे आपको परीक्षा में थीटा भी दे सकता है, तो आपको इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। चाहे आपको पी दे दे या थीटा दे दे, आंसर वही होगा, म्यू बराबर 10 IP, या अगर थीटा दिया रहेगा तो म्यू बराबर 10 I थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएंगे। अभी पी के रूप में दिया गया है तो म्यू बराबर 10 IP, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस तरह की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, सबसे कम जो है किसकी तरंग दैर्घ्य होती है, ये आपको बताना है। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे जो गामा किरणें हैं, ठीक है, इसका दोस्तों तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है इसका सी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की दोस्तों आपको वक्रता त्रिज्या बतानी है। कितना आसान प्रश्न है दोस्तों, क्या होती है? तो इन्फिनिटी होती है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम बढ़ते आगे। एक एक प्रश्न को आपको माइंड में सेट करते जाना है और इस वीडियो को अंत तक बने रहना है। यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काले रंग से रंग दिया गया है, तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे उसके द्वारा बनने वाली जो प्रतिबिंब का तीव्रता होगी ये कम होगी। और यहाँ पर देखिए तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तीव्रता कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक लेंस की बायो में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और 1.5 अवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी। देखिए ये लेंस फार्मूला से बनेगा, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, और आप लोग इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। और आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे सोल्व करने के बाद दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये आपको इन्फिनिटी आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे? इन्फिनिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 207 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर जी इसका सोल्यूशन हमें बता दीजिए, तो हम आपको अवश्य नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन जो है फुल सोल्यूशन करके बता देंगे कि इसका ऑप्शन नंबर डी कैसे होंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है बट बहुत ही आसान है, आप लोग इसे इजिली सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बढ़ते आगे। ठीक है, यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जा चुके प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी मित्रों को मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे देखिए विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है ये शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है? शून्य, यानी कि दोस्तों 0 होता है। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों देखिए सी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको दोस्तों इस प्रश्न को माइंड में शीट कर लेना है, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। कितना आसान प्रश्न आपसे दोस्तों देखिए पूछा जा रहा है कि किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है। और यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? ऊर्जा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं
आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार छप चुके हैं और काफी इंपोर्टेंट है कि इस बार भी छप जाए। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। कितना आसान प्रश्न है दोस्तों। इलेक्ट्रिक सर्किट इज पावर, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट का आपको दोस्तों पावर बताना है तो क्या होता है दोस्तों, आप सभी मित्रों को मालूम होनी चाहिए, V²/R, ठीक है। कौन सा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आराम से आप लोग इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लेंज का नियम संबंध है। लेंज का दोस्तों जो नियम संबंध है ये आप सभी को हम बताना चाहेंगे। ये दोस्तों ऊर्जा से, ठीक है, ऊर्जा से संबंध है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये आपको हो जाएंगे कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग प्रश्न को देख सकते हैं, प्रश्न क्या है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, ठीक है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी कुंडली के स्वप्रकृत्व की माप होती है, ठीक है। स्वप्रकृत्व की माप दोस्तों आपको बतानी है, तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे किसी कुंडली के स्वप्रकृत्व की माप जो है विद्युतीय जड़त्व की होती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 13 का ए। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। काफी आसान प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि मुक्त आकाश की प्रवेदुतांक होता है, क्या होता है दोस्तों। मैं कई बार ये प्रश्न आपको करवा चुका हूं और आप सभी मित्रों को मालूम होनी चाहिए। मुक्त आकाश का जो प्रवेदुतांक का मान होता है ये क्या होता है, तो 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन वर्स मीटर माइनस 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 64 सामान्य बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी ये आपको बताना है। और आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, और आपको हम बताना चाहेंगे पिछले वाले वीडियो में यही सेम प्रश्न आया था और मैं आपको उसका फुल सोल्यूशन करके बताया था, और इसका दोस्तों जो आंसर आया था वो आया था 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने के बाद आपको कौन सा आंसर आ जाएंगे, तो 20 माइक्रोफैराड। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन और बी हो जाएंगे 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग इसका फुल सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पे इसका पिछला वीडियो देख लीजिए फिजिक्स का क्लास का, तो आप लोगों को वहाँ पे इसका फुल सोल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, काफी इंपॉर्टेंट है। एक कूलम्ब आवेश कितने ESU के बराबर होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको देखिए इसी प्रकार का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बोआ टाइप का प्रश्न। और यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों 1 कूलम्ब जो है आवेश कितने ESU के बराबर होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे 1 जो कूलम्ब है ये टोटल यहाँ पे दोस्तों 3 × 10⁹ जो है ESU के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो 1 कूलम्ब बराबर 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता, तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों इसकी जो धारिता है ये बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए। एक एक प्रश्न को माइंड में सेट करते चलिएगा और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है और श्रेणी क्रम में जुड़ी है, तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये कैसे बनेगा, 3 धारिता आपको दिया गया है और तीनों का दोस्तों जो मान है वो समान है।
मतलब तीनों का दोस्तों जो धारिता है वो C है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों और श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसकी दोस्तों आपको तुल्य धारिता ज्ञात करना है। जैसे दोस्तों श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएंगे, तो 1/C इक्यू आपको निकालना है, इक्विवेलेंस 1/C इक्विवेलेंस, तो बराबर क्या हो जाएंगे 1/C1। तो C1 का मान भी दोस्तों आपको C दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर देखिए 1 क्या हो जाएंगे C हो जाएंगे और 1 फिर क्या हो जाएंगे C हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों C1 C2 और C3 तीनों का दोस्तों मान समान है, मतलब कि दोस्तों CC तीनों का मान है, ठीक है। चलिए अब इसे दोस्तों हम आगे सोल्व करते क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम आ जाएंगे C और ये सभी क्या हो जाएंगे 1 + 1 + 1, ठीक है। अब क्या दोस्तों आपको आ गया, तो यहाँ पे देखिए आगे कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, तो 1/C इक्यू बराबर हो जाएंगे दोस्तों आपको 3/C, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको क्या बताना है, तो उनकी तुल्य धारिता मतलब दोस्तों आपको C इक्विवेलेंस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो C इक्यू बराबर लिखिएगा आप दोस्तों, इसको उल्टा दीजिए C/3। देखिए आपको ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको C में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट ऑप्शन आपको क्या हो जाएंगे, तो C/3 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चुंबकशीलता की बीमा। देखिए चुंबकशीलता के दोस्तों आपको डायमेंशन बताना है, बीमा के है तो डायमेंशन, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इसका हो जाएंगे MLT-2I-1, ठीक है। क्या हो जाएंगे MLT-2I-1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 19 का ए। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं आगे। जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि लोहे का परमाणु, लोहे का परमाणु क्या है दोस्तों, तो यह एक प्रकार का लोह चुंबकीय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं देखते देखते क्वेश्चन नंबर 21 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक। देखिए चुंबकशीलता का दोस्तों आपको एसआई मात्रक बताना है, क्या होता है, तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे हेनरी पर मीटर, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, हेनरी पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको सिम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए हम दोस्तों देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि आयाम मोडुलन सूचकांक का मान होता है, क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी मित्रों को मालूम होनी चाहिए 0 तथा 1 के बीच होता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा यहाँ पे दिया गया है IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो संबंध है या आपको यहाँ पे देखिए IC बराबर हो जाएंगे IE - IB, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, और यहाँ पर दोस्तों देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि जैसे ही ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है ये क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, जैसे ही ताप बढ़ेगा तो जो अर्धचालक का प्रतिरोध है ये घटेगा, ठीक है। क्या होगा, घटता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएंगे 24 का बी। एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा, और ठीक है, और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए हम दोस्तों देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है, चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है। देखिए आपको जो ये चित्र दिया गया है ना, इसको देखकर आपको बताना है कि इसका लॉजिक गेट क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखने से ही पता चल रहा है कि ये देखिए यहाँ पे दोस्तों एंड गेट का लॉजिक गेट है, ठीक है। एंड गेट का क्या है दोस्तों, लॉजिक गेट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ऑप्शन ही मिलाइए, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों। ये जो चित्र है ये ठीक है एंड गेट का है, आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से मालूम होनी चाहिए, ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे इसका डी हो जाएंगे, एंड यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, जो हाइड्रोजन बम आधारित है ये विखंडन व संलग्न दोनों पे, ठीक है। ये दोनों पर जो आधारित है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि सबसे अधिक आवृत्ति होती है
हैज तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सबसे जो है अधिक आवृत्ति होती है। और यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किस में जो है सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे गामा किरणें की जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये सबसे अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 27 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गामा किरणें की जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, और यहाँ पे आपको बताना है कि डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड का दोस्तों उपयोग जो किया जाता है, ये आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, डायोड का उपयोग दिष्ट कार्य की भांति किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ पर देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 29 के आपसे पूछा जा रहा है कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, किसको नहीं मालूम है दोस्तों? बच्चों को मालूम है कि hc बटा लैम्डा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की जो ऊर्जा होती है hc बटा लैम्डा होता है। ऑप्शन नंबर डी, 29 का डी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और पूछा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है? फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है, तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, ये आपको हो जाएंगे कौन सा? तो एच अपॉन लेमडा। देखिए आप ऑप्शन में लाइए, एच अपॉन लेमडा कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, एच अपॉन लेमडा इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये आपको हो जाएंगे फोटो डायोड हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? फोटो डायोड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, 31 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, और आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल का समानुपात होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, इसे आप लोग जब थोड़ा सोल्यूशन कीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का दोस्तों आपको देखिए मतलब क्या करना है, फोर्स निकाल लेना है, और फिर 2 प्रोटॉन का निकाल लेना है, और उसके बाद दोनों का अनुपात कर देना है। बहुत ही आसान, आप मतलब इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इसका दोस्तों आंसर आ जाएंगे आपको 1, ठीक है, 1 के बराबर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन डी में दिया भी गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 32 का डी राइट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए आपको बोर्ड की परीक्षा में यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर जैसे यहाँ पे 1 दिया गया है ना, तो यहाँ पे आपको 10 के पावर 0 भी दे सकता है। तो किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो एक ही मान होगा ना, तो इस रूप में भी दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल दोस्तों 32 का जो है डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात होगा, ठीक है। देखिए आपको दोस्तों बहुत ही ये आसान प्रश्न है। पहले समांतर क्रम में, ठीक है, n संधारित्रों को जो है पहले समांतर क्रम में यहाँ पे आपको तुल्य धारिता ज्ञात कर लेना है, फिर श्रेणी क्रम में यहाँ पे ज्ञात कर लेना है तुल्य धारिता, और फिर दोनों का अनुपात कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों का जो अनुपात है ये आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? तो n² अनुपात, ठीक है, हाँ, n² अनुपात 1, ठीक है, इसके बराबर आ जाएंगे। ऑप्शन देखिए यहाँ पे बीम दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 33 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर एम की दिशा होती है। चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर एम की दिशा क्या होती है आपको बताना है। तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, इसकी जो दिशा है ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है सी राइट हो जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। 34 का सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम बढ़ते आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, और ये जो प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। जितने भी छात्र छात्रा अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो फटाक से लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। और आपको हम बताना चाहेंगे परीक्षा तक मैं आपको एक से एक वायरल क्वेश्चन, यानी कि जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। आप लोग बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ से परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे, आप लोग उसे इजीली सोल्व करके आएंगे, और परीक्षा में बिल्कुल जो है इस बार तहलका मचा के आएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 35 क्या है कि कुंडली का विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है, किस पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया कुंडली के प्रतिरोध पर, तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कुंडली का दोस्तों जो विद्युत वाहक बल है ये कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बाकी तो ठीक ही है, ठीक है। ऑप्शन तो हमको ए में मिल गया, तो क्वेश्चन 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग अपने पढ़ाई की तैयारी में जुटे रहिए, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए और आगे बढ़िए और बिहार का नाम भी आगे बढ़ाइए। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को हमारे वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।